नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंच सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर जनरल स्टडी के उन सारे क्वेश्चन को जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम, तो उन एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर जनरल स्टडी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इनके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो वीडियो को यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस करते हुए और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही करेक्ट दे रहे हैं, और साथ ही साथ आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि किस टॉपिक पर आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। और ये कुछ रिपोर्ट के नाम गिवन है। ये फर्स्ट रिपोर्ट है आपके पास साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट है आपके लिए पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। थर्ड रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। और फोर्थ और लास्ट रिपोर्ट जो आपके लिए वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये चार रिपोर्ट हैं और आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर और वो चूज करते हुए कि कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों ही रिपोर्ट पब्लिश करने का जो काम है आप कह सकते हो ये सारे का सारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तब आपको बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक फाइनेंशियली सपोर्ट करता है हर कंट्री को, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये सिर्फ फंड ही इशूड नहीं करता, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करता है जिसके अंदर ये काफी रिपोर्ट वगैरह भी पब्लिश करता है ताकि इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में काफी हेल्प मिल सके, जिसके अंदर ये साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट भी पब्लिश करता है। साथ ही साथ ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो होता है ये दोनों इसे पब्लिश करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट और सेकेंड जो रिपोर्ट आपको गिवन थी ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के बारे में जो एस्टिमेशन किया गया है कि हमारी कंट्री इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इट मींस जीडीपी जो रहने वाली है 2020-21 के लिए इन्होंने जो गैस किया हुआ है वो 9.6% होने वाली है। ये इनके द्वारा प्रिडिक्शन है। अच्छा, इसके अलावा तो कुछ बात और पता होनी चाहिए आपको। अभी जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो इसका ये आंकलन है कि अभी 1.4% इकोनॉमी डाउन हो गई है सिर्फ अकेले कोविड-19 की वजह से। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। बाकी जो बाकी रिपोर्ट है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। इसे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पब्लिश करती है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करने का काम करती है। तो करेक्ट आंसर आप जान चुके हैं, ऑप्शन ए है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बाकी इन सब बाकी रिपोर्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू टारगेट रेटिंग पॉइंट्स, शॉर्ट में जिसे टीआरपी भी बोला जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा टीवी चैनल, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल के बारे में कि टीआरपी बढ़ाने के लिए वो ऐसे शो लेकर के आ रही है। ये अक्सर आपने सुना होगा। उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है जहां आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, टीआरपी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द व्यूअरशिप ऑफ टेलीविजन और टीवी चैनल डिटरमाइंड बाय ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल के थ्रू टीवी चैनल के व्यूशिप कितनी हुई है इसको जज करके ही टीआरपी को कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम टीआरपी बोल सकते हैं। टीआरपी मीन से टारगेट रेटिंग व्यूज, आप बोल सकते हैं ये टारगेट रेटिंग पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसे शॉर्ट में BARC आप बोल सकते हो, इज द नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टीआरपी। यानी कि टीआरपी की अगर कैलकुलेशन की बात करें इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे BARC बोला जा रहा है,
और इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये टीआरपी को कैलकुलेट करने का काम हमारी कंट्री में करती है, जो कि नेशनल लेवल पे स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए, आपको चूज करके बताने करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बता रहे हैं। तो टीवी चैनल जैसे सपोज कोई कलर्स टीवी है, जी टीवी है, सोनी है, इनकी व्यूशिप कितनी है इसको जानने के लिए हम लोग टीआरपी का यूज करते हैं। टीआरपी मींस होता है कि टारगेट रेटिंग पॉइंट्स को यूज करते हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें कि कैलकुलेशन कौन करता है इसकी व्यूशिप, तो ये डिटरमाइन की जाती है बारोमीटर के द्वारा डिसाइड होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गया। गलत होने की वजह यह है कि इस टीआरपी को कैलकुलेशन करने का या एस्टिमेशन का जो काम करने का जो करती है बारोमीटर करती है, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही गलत हो गए। टीआरपी में होता क्या है कि सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के बेसिस पर अलग अलग टीवी चैनल, न्यूज चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल को एक व्यूशिप पॉइंट दिया जाता है। उस पॉइंट पर डिसाइड होता है कि कौन सा चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ये डिसाइड हो जाता है। अगर हम बात करें BARC की, इसके बारे में बात करें तो ये हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ये एक इंस्टीट्यूशन आती है, ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो अगर हम बात करें क्रिएशन की बात करें तो 2010 में इसे क्रिएट किया गया था, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि टीवी चैनल वगैरह पे कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट किस टाइप की होनी चाहिए, एड एजेंसी किस तरह से काम करेंगे और ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का क्या नेचर रहेगा, किस टाइप से वो काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एड को रेगुलेट करने के लिए एजेंसी जो एड से रिलेटेड है उसको रेगुलेट करने के लिए ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। दोनों स्टेटमेंट टीआरपी के बारे में जो दे रखा है गलत दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे शॉर्ट में आप GRAP भी बोल सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि CPCB। यानी कि हमारी कंट्री में ऐसे बोल सकते हो कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने का या फॉर्मुलेट करने का जो काम करती है वो CPCB करती है, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करती है। ऐसा आपसे स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है GRAP का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, फोकस पर्टिकुलरली ऑन द रेगुलेशन ऑफ एयर क्वालिटी एंड ऑफ द मेट्रोपॉलिटन रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में जो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी का मतलब मुंबई, ठीक है, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े सिटी है, मेट्रो सिटी है, बड़ी बड़ी सिटी है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे एयर क्वालिटी किस टाइप की है, एयर क्वालिटी को डिसाइड करने के लिए और उसे रेगुलेट करने के लिए ये GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान काम करती है। अब आपको बताना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर डी है। वैसे दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट चीज क्या है वो आप जान लेते हैं। हमारी कंट्री के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया और उस ऑर्डर में यह डिसाइड किया गया कि हमारी कंट्री के अंदर दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, ठीक है, पूरी कंट्री की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर क्या एरिया, यानी कि दिल्ली के साथ साथ जो बाकी सिटी लगे हुए हैं, गाजियाबाद कह सकते हो, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे फरीदाबाद भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके साथ साथ। तो इस रीजन के अंदर एयर क्वालिटी को इंडेक्स को चेक करना कि उसको टैकल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश्ड हमारी कंट्री में किया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास के एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसे 2017 में स्टैब्लिश या नोटिफाइड किया गया था। और ये जो मेनली जो काम करता है ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है और इसके रिगार्डिंग में जो भी मेजर्स लेने चाहिए वो लेता है।
बेसिकली इसके अंदर जो चीजें कैलकुलेट की जाती है, हमारी कंट्री के अंदर जो एनसीआर रीजन है, यानी कि दिल्ली के आसपास का दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन जो है, उस आसपास का जो एरिया में PM10 और PM2.5 का लेवल चेक करती है और उसके हिसाब से एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रिपेयर करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ रहता है तो उसके हिसाब से क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन तैयार करती है। अगर कोई कुछ रूल वायलेट करता है तो उसमें फाइन भी लगाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग ऑफ आर्कटिक। ये भी पॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो नेशनल लेवल तक का क्वेश्चन था, इसमें हमने दिल्ली के आसपास के एरिया के बारे में बात करी। ये इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक आपके लिए हो गया है, यानी कि दोनों चीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये आप समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आर्कटिक एरिया यानी कि आर्कटिक सर्कल का जो एरिया होता है वहां पे वार्मिंग क्या है, उसके लिए वार्मिंग का मतलब है जो इन्वायरमेंट को नुकसान करने के लिए कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ फैक्टर आपको गिवन है। फर्स्ट फैक्टर जो आपसे बताया जा रहा है वो प्रेजेंस ऑफ आयोडीड एसिड। आयोडीड एसिड की वजह से वहां टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है और इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है हाई एल्बिडो। हाई एल्बिडो की वजह से ये चीजें ऐसा वहां पे हो रहा है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है चेंजिंग ओशन करंट। ओशन करंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा, इसकी वजह से आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है नॉर्थ पोल के आसपास, उस एरिया में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है। तो ये तीन फैक्टर है, आपको बताना है कि भाई कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि करेक्ट फैक्टर आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फैक्टर करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड फैक्टर करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड सेक्टर आपका थर्ड जो फैक्टर है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही फैक्टर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है आर्कटिक सर्कल के आसपास के एरिया को वार्म करने के लिए। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन को आंसर चूज कर लीजिए क्वेश्चन में से। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ये जो दोनों पिक्चर आप देख रहे हैं ये 1982 का ये पिक्चर है और ये 2018 का पिक्चर है। दोनों ही नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है कि जैसे यहां देख रहे हैं आप स्टार्टिंग में 1982 में तो आइस वगैरह बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये आइस जो था आइस ये पिघलना स्टार्ट हो गया। अब इसकी क्वांटिटी आपको कम दिख रहा होगा, डायरेक्ट ब्लू दिख रहा है। इट मीन्स अब ये पानी पानी रह गया, आइस कम होता जा रहा है। वो इसलिए कि टेम्परेचर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस एरिया में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इसके लिए जो अगर फैक्टर की बात करें, मेनली जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसके लिए मेनली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं बात करूं, दो मेजर फैक्टर जो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके अंदर आयोडीन एसिड की जो मात्रा है इसकी क्वांटिटी है इनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से आयोडीन एसिड का जो अब साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं इसे HiO3 के रूप में से हम लिख सकते हैं। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा जो ओशन करंट है, ओशन करंट के अंदर जो नॉर्मली जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उस चेंजेस की वजह से भी यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से कह सकते हो कि भी हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो गया। फर्स्ट और थर्ड सेक्टर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च अर्थ स्पोर्ट प्राइज। आप कहोगे ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। अभी तक तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि इन्वायरमेंट में ये प्रॉब्लम है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक प्राइज दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। उसका नाम है अर्थ स्पॉट प्राइज। और इसके बारे में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको चूज करना है इसके अंदर से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इट एम्ड एट फंडिंग द मोस्ट इनोवेटिव सोल्यूशन टू द सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंट चैलेंज। इन्वायरमेंट के जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से फंडिंग प्रोवाइड करने का ये जो प्राइज है ये काम करता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अर्थ स्पोर्ट प्राइज जो है एक तरह से प्राइज मनी दी जाती है इसके अंदर कि वर्ल्ड के अंदर इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, सोल्यूशन लेके आता है, उसे ये प्राइज दिया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज लॉन्च अंडर द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आप लोगों ने सुना होगा UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस अवार्ड को देती है, ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि अर्थ स्पॉट प्राइस के बारे में जो बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, आंसर बताइए। तो आंसर की बात करें तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। अगर हम बात करें अर्थ स्पॉट प्राइस की, अगर हम बात करें, ये प्राइस दिया जाता है इन्वायरमेंट में, वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट के जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उससे रिलेटेड कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर के आता है, कोई सोल्यूशन लेके आता है, यानी कि मोस्ट इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग इन्वायरमेंट चैलेंजेस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को देगा। ये अवार्ड किसी साइंटिस्ट को भी दिया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेके आता है, कोई एक्टिविस्ट है उसे भी दिया जा सकता है, किसी इकोनॉमिक्स को भी दिया जा सकता है, कम्युनिटी प्रोजेक्ट अगर कोई बढ़िया करता है उसके रिलेटेड जो लीडर है उसे भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट को भी दिया जा सकता है, किसी भी कंट्री के बैंक को भी दिया जा सकता है, कोई फंडिंग के लिए काम करती है अगर किसी एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई काम अच्छा कर रहा है तो ठीक है, कोई बिजनेसमैन अगर अच्छा कुछ डेवलप कर रहा है ऐसा जिससे एनवायरमेंट को बेनिफिट हो रहा है, या किसी सिटी या कंट्री को भी ये अवार्ड प्रोवाइड की जा सकती है जो कि एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अगर कोई काम करता है तो। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला गया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये इस अवार्ड को देती नहीं, ये यहाँ पे गलत हो गया। ये एनवायरमेंट से रिलेटेड काम तो करती है, ठीक है, इसके लिए प्रोटोकॉल तैयार करती है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ये कि ब्रिटेन के जो प्रिंस है विलियम्स वो इस अवार्ड को देते हैं, और इस अवार्ड के साथ साथ वो प्राइज मनी देते हैं 50 मिलियन पाउंड, और 50 मिलियन पाउंड के को यूज करके एनवायरमेंट को सेव करने में काफी हेल्प हो सकती है अकॉर्डिंग टू विलियम्स, कह सकते हो आप। इसलिए वो इस प्राइज को देते हैं जो ग्लोबल लेवल पे जो भी इस एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आता है उसे ये अवार्ड देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ये दो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि ये UNFCCC जो है इस इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल में आपको बताना है। स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है, हेड कौन है, इनका मोटो क्या है, किस तरह का काम करती है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, इसके बारे में आपको आंसर करना है। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको ये करना है कि ये अर्थ स्पोर्ट प्राइज जो है अभी लेटेस्ट यानी कि लास्ट टाइम पर ये अर्थ स्पोर्ट प्राइज किस पर्सन को या किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा। ये दो क्वेश्चन छोटे दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, इसका आंसर भी दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।